है ही, हम किस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, अतः इसके संबंध में कुछ प्रारंभिक कार्य शुरू करते हैं। थोड़ा सा देशराज जी आप बता देंगे थोड़ा सा प्रारंभ के विषय में, और उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं ओमकार की ध्वनि के द्वारा। तो जब भी हम गूगल मीट पर कोई कक्षा करते हैं तो उसमें पीछे बोलना संभव नहीं हो पाता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, आप सभी कोशिश करना, मेरे पीछे बोल लेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद कुछ मंत्र हैं, कुछ श्लोक हैं, उनका उच्चारण करेंगे, फिर आगे कुछ बात। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्। दादावन्तु सर्वदा। दाभवन्तु सर्वदा। स्रवत्यनो कृतं पूर्वम्। श्रवत्यनुः पूर्वम् परस्ताच्च विशीर्यते। परस्ताच्च गीयते। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च। ओङ्कारश्च शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। वेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ। कण्ठं भित्त्वा कुर्यात्। तेन माङ्गलिकावुभौ। तेन माङ्गलिकावुभौ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की कक्षा हमारी अनुवाद से शुरू होने वाली है और अनुवाद में भी प्रारंभिक अनुवाद। तो आप सभी अनुवाद सीखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनमें आप में से एक तो मैं शशि प्रकाश जी को जानता हूँ, मीनू को जानता हूँ और दिनेश जी को जानता हूँ। इनके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को मैं नहीं जानता हूँ, तो थोड़ा परिचय होना भी आवश्यक है। और हम ये सोच करके, ये मान करके चलेंगे कि आपको अनुवाद का कुछ भी नहीं आता है। आप यहाँ अगर उपस्थित हो गए हैं तो अगर उपहास में कहना हो तो इतना आपको भी समझ लेना है कि आप निश्चित रूप से अनुवाद सीखने के लिए आए हैं और ये सोच के आए हैं कि अभी हमें नहीं आता है। क्योंकि अगर अनुवाद के विषय में जानकारी होती या अनुवाद में कैसे आगे बढ़ना है ऐसा पता हो तो फिर किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है।
और शास्त्र की पद्धति का भी पता लग जाए एक बार कि ऐसे-ऐसे हमें पढ़ना होता है, ऐसे स्वाध्याय करना होता है, तो फिर बहुत कम मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है गुरुजनों के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा। और यदि आप यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो मैं ये सबसे पहले ये समझूँगा कि आपको आवश्यकता पड़ रही है मार्गदर्शन की, तो आप अनुवाद में कुछ कमज़ोर हैं या आपको अनुवाद कुछ भी नहीं आता है या फिर जितना आता है आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सबको मैं ये बता दूँ कि यदि आप अनुवाद में ठीक हैं और आपको अनुवाद की पद्धति का पता है, तो इस कक्षा से आपको बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। परंतु यदि इससे भिन्न है, आपको अनुवाद की पद्धति की पूरी जानकारी नहीं है, आप उसमें पूरी तरह दक्ष नहीं हैं और आप कुछ कमी महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको लाभ होने वाला है। तो अभी थोड़ा-सा तो एक बार परिचय हो जाना चाहिए पहले, आपस में परिचय कर लेते हैं, फिर क्या-क्या हमें पढ़ना है, कैसे स्वाध्याय करना है, आपको क्या आता है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बोलना बंद करूँगा, आप सभी अपना-अपना परिचय भी दें, जो आपस में परिचय कर लेंगे, जिनके मैंने नाम लिए वे भी परिचय दे देंगे। हिंदी में परिचय देना है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रतिभागी संस्कृत नहीं जानते होंगे, तो फिर इसलिए हिंदी में अच्छा है। तो एक-एक करके शुरू करते हैं। मेरा नाम तो शायद आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर रितेश शर्मा और मैं आजकल राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सरैन, चौपाल, शिमला, हिमाचल प्रदेश में पढ़ाता हूँ। वेद का अध्यापन करता हूँ और अभी वहाँ पर कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्यभार सँभाल रहा हूँ और इसके अतिरिक्त वेद का भी अध्ययन करवाता हूँ, वेदाचार्य के रूप में मुझे वहाँ कार्य प्राप्त हुआ है। मूलतः मेरे घर हमीरपुर में है, इससे पहले मैंने 11 साल सुंदरनगर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में वेद का अध्ययन और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। ऐसे आप भी अपना-अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी विशेषता बता सकते हैं। मेरी विशेषता है मैं अनुवाद पढ़ाता हूँ और अनुवाद के माध्यम से सब कुछ पढ़ाने का एक रास्ता बना रहा हूँ, एक मार्ग बना रहा हूँ या फिर यूँ कहें कि मार्ग है, उसके साथ और लोगों को सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और इस कड़ी में श्री देशराज जी के साथ मिल कर के हम ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भी मेरे से अनुवाद का अध्ययन किया है, शास्त्रों का कुछ अध्ययन किया है और आगे हम इस प्रणाली को, इस मार्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं, आप भी लाभान्वित हो सकते हैं और भी बहुत सारे आयाम हैं इसके जैसे आंग्ल भाषा, विज्ञान, संस्कृत में निहित विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, इन विषयों से भी जोड़ने की प्रतिभागियों को कोशिश करते हैं। ऐसे आप भी अपने बारे में कुछ न कुछ बता सकते हैं, फिर हम ये समझ पाएँगे कि आपका स्तर क्या है, आप किस किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी मैं बोलना बंद करूँगा, आप शुरू करेंगे। आप नहीं सभी को बोल पा रहे हैं। हाँ, शुरू जी, करेंगे सभी बहुत अच्छा। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निश्चला है। ध्वनि आ रही है ना सर? हरिओम, हाँ, नहीं आ ध्वनि रही आ है, रही है जी? आ रही। जी, मैं मूलतः कुल्लू से हूँ और इस समय मैं गृहिणी भी हूँ और साथ में शोध कार्य भी कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से। और मैंने शास्त्री सोलन से की है और बाकी मैंने जो भी शिक्षा की है आचार्य और एमए इन संस्कृत वो प्राइवेट रूप से ही स्वाध्याय करके पूर्ण की है। तो मैं अनुवाद में थोड़ा-सा कुछ विषय में ज्ञान है पर थोड़ा-सा कमज़ोर फ़ील करती हूँ कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस कक्षा में जुड़ी हूँ, ताकि आपके माध्यम से मैं और अच्छे से सीख सकूँ और संस्कृत के लिए थोड़ा-सा अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ। जी, धन्यवाद।
बहुत अच्छा। सभी इसी प्रकार से अपना-अपना विषय रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने स्नातक शिक्षा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर से गुरुजी के सानिध्य में ही की है और उसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली से शुक्ल यजुर्वेद में आचार्य किया है और वर्तमान में इसी विश्वविद्यालय से मैं शोध छात्र रूप में कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी जो प्रतिभागी बच गए हैं, अपना परिचय देंगे। सभी को परिचय देना है, परिचय भी देना है, जो-जो मैंने बताया है, तो अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। विशेषता बतानी है अपनी, उद्देश्य बताना है, कहाँ से हैं ये बताना है और क्या-क्या करना चाहते हैं जीवन में, ये बताना है। इसके अलावा और कुछ बताना चाहें, वह भी बता सकते हैं। जी, नमो नमः। मेरा नाम शशि प्रकाश शर्मा है। मूलतः देवभूमि हिमाचल के शिमला जिला के अंतर्गत चौपाल तहसील के अंतर्गत दाखट गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी शास्त्री राजकीय विजेश्वर संस्कृत महाविद्यालय सरेन से प्राप्त की है। इस वक्त मैं शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। उद्देश्य और विशेषता नहीं बताई। उद्देश्य इस कक्षा के माध्यम से अनुवाद को सीखना और गुरुजी विशेषता तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मीनू अपना परिचय देंगे और जो कुछ बिंदु बताए हैं, उनके विषय में बोलेंगे। कौस्तुभ, आप बोलेंगे। हाँ सर, नमस्ते। मेरा नाम कौस्तुभ छात्र है और मैं पश्चिम बंग राज्य से हूँ। मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया है और बीएड भी कंप्लीट किया है। अब डिप्लोमा इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में परस्यूइंग हूँ, चल रहा है। तो संस्कृत में ही मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन वो अनुवाद में थोड़ा वीक हूँ और अब हमारे इधर सब बांग्ला में ही चलते हैं, इसलिए संस्कृत अच्छे से नहीं आता, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ अच्छे से।
लिए क्लासेस आपको ज्वाइन है। थैंक यू। ठीक है, अभी मीनू आप बोलेंगे जल्दी से। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीनू शर्मा है, मैं सुंदरनगर से हूँ और मैंने ज्योतिष में आचार्य की हुई है और मैं अनुवाद सीखना चाहती हूँ, इसलिए इस कक्षा को जॉइन किया हुआ है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने अपना-अपना परिचय भी दिया और जितना कुछ बता सकते थे वह भी बताया। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभी हमने जो भी बात की, इसमें मुझे लगा कि कुछ प्रतिभागी या फिर सभी अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पा रहे थे। अपनी बात को पूरी तरह से कहना हमारा प्रथम उद्देश्य है, भले ही हम ढंग से कह पाएँ या नहीं, अपने मन में हमें संतुष्टि हो अथवा नहीं, परंतु अपनी ओर से 100% कोशिश करके अपनी पूरी बात कह लेना, यह इस कक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। यदि हम देखें कि अनुवाद का उद्देश्य क्या है, क्यों अनुवाद पढ़ना है, क्यों संस्कृत सीखनी है, ट्रांसलेशन क्यों करनी है, तो हमें समझ में आता है कि सबसे प्रारंभ में तो यही हम करते हैं। छोटा बच्चा होता है, वह दूसरों को देख कर के कुछ शब्द उच्चारण करना शुरू करता है। पहले गलत बोलता है, पहले उसको पता नहीं लगता है कैसे बोलना है, बाद में जब वो धीरे-धीरे नकल करता है, तो निश्चित रूप से हम भी नकल ही करते हैं, जीवन भर नकल ही करते रह जाते हैं और अभी भी हमें नकल करना अच्छे से सीखना है। और उस नकल को जब हम बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना सीख जाएँगे, तो हम संस्कृत में अनुवाद की कला और अन्य शब्दों में कहना हो, तो ब्रह्म की भाषा और अधिक जटिल कर देना हो, सभी भाषाओं की जननी या फिर सब लोगों की भाषा या सबके मन के ऊपर अपना नियंत्रण, इस प्रकार के अनुवाद संस्कृत शब्द के होते हैं। तो इनमें जो सबसे अच्छा है वह ब्रह्म की भाषा और अधिक कह देना हो तो ब्रह्म का अनुवाचन, ब्रह्म का अनुवाद, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, इस सृष्टि का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ है और संस्कृत देवी देवताओं की भाषा है। अतः ब्रह्म की भाषा के रूप में संस्कृत को नामांकित होने का अथवा प्रथम नामांकित होने का, प्रथमतया नामांकित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उस गौरव को हम समझेंगे संस्कृत का अनुवाद सीख करके और ब्रह्म की भाषा को समझेंगे। ब्रह्म हम सब के अंदर विद्यमान है, अंतःकरण में विद्यमान है। जब हम संस्कृत सीख जाएंगे, हम ब्रह्म को समझ लेंगे और यदि ब्रह्म समझ लिया, हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लिया। किसी भी प्रकार का विज्ञान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो या फिर ज्ञान के उपकरण, उन सब में विशेष पारंगतता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हमने सभी ज्ञानों का आधारभूत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके लिए हमें सीखनी है संस्कृत भाषा, संस्कृत का अनुवाद और उस कड़ी में हम सबसे प्रारंभिक अंशों को देखेंगे, समझेंगे। इसके लिए हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी और यह पुस्तक छपी है विश्वविद्यालय प्रकाशन उत्तर प्रदेश से।
तो मुझे आशा है आप सबके पास यह पुस्तक अभी उपलब्ध होगी। हो सकता है कुछ प्रतिभागियों के पास, कुछ छात्र छात्राओं के पास यह पुस्तक उपलब्ध ना भी हो, तो भी कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो बाद में खरीद लेंगे, ले लेंगे और इसके अनुसार अध्ययन करना शुरू करेंगे। यह पुस्तक अद्वितीय है, अन्य पुस्तकों से भिन्न है, अच्छी है, इसलिए हम इसके माध्यम से अध्ययन करवाते हैं। प्रारंभ में इससे अध्ययन करवाते हैं, उसके बाद हमारे पास रचनानुवाद कौमुदी है, इन्हीं लेखक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी होती है। उसके बाद अनुवाद चंद्रिका और बृहद अनुवाद चंद्रिका, इनका भी हम अध्ययन करवाते हैं और आगे की यात्रा फिर संस्कृत की प्रारंभ हो जाती है, शास्त्रीय यात्रा शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा उसका परिचय देना चाह रहा था, इसलिए ये सारे ग्रंथ आप सबको नाम के माध्यम से परिचित करवाए। धीरे धीरे हम इनके साथ भी जुड़ेंगे। तो अभी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी आप सबके पास होगी, ये मुझे आशा है। तो उसमें यदि कोई आपको संशय हो, पहले तो ये जान लेते हैं किसके पास, किन किन के पास प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नहीं है। शायद मीनू के पास तो नहीं होगी, और अन्य प्रतिभागियों में शशि जी के पास है, अभी है, मतलब अपने सामने है, नहीं है। शशि है पुस्तक? नहीं महोदय, अभी तो नहीं है। अभी नहीं, ठीक है। और दिनेश पुस्तक है? तो है गुरुजी, वो घर पर ही छूट गए। अभी नहीं है, ठीक है। पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास उपकरण हैं या नहीं हैं, फिर हम उसी के अनुसार आगे का कार्य करते हैं। कौस्तुभ, आपके पास है? हाँ सर, मेरे पास है, और अभी 3 ही बुक आप मेरे पास है। आपके सामने है ना? हाँ सर, हार्ड कॉपी है या पीडीएफ है? हार्ड कॉपी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। निश्चला, आपके पास है पुस्तक? जी, जी सर है। हार्ड कॉपी है? हार्ड कॉपी है, सामने ही है जी। जी। ठीक है। तो अन्य प्रतिभागियों के पास नहीं है, पर फिर भी हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि अन्य प्रतिभागियों को भी पुस्तक का लाभ हो जाए। तो अब शशि, दिनेश और मीनू ने पहले कुछ अध्ययन इस विषय में किया भी है, आपको भी, अन्य प्रतिभागियों को भी इसमें कुछ ज्ञान तो होगा ही। तो यदि आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अध्ययन में कोई भी समस्या आ रही है, तो उसका आप उपस्थापन करेंगे, बताएंगे ये समस्या है, हमें ये समझ में नहीं आता है। बस ये ध्यान रखना है कि छोटी समस्या पहले, बड़ी समस्या बाद में। तो जैसे पुस्तक का प्रारंभ भूमिका के द्वारा होता है, प्राक कथन के द्वारा होता है, तो वह प्राक कथन और भूमिका आपको पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है या नहीं? यदि स्पष्ट हो गई है तो बहुत अच्छा, नहीं हुई है तो फिर आज उसको हम स्पष्ट कर लेंगे, उसका क्या उद्देश्य है यह समझ लेंगे। बताएंगे कौस्तुभ जी? सर जी, एक बार बोलिए। अनुवाद के क्षेत्र में या अनुवाद पढ़ने में आपको क्या समस्या आ रही है? प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी समझने में कौन सी कठिनाई है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? सबसे छोटी समस्या पहले बतानी है। सर इतना कोई प्रॉब्लम तो मेरे पास नहीं हुआ है, और समस्या की टाइम निकल के एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, निश्चला आप बताएंगे क्या समस्या है आपको अनुवाद में, कहाँ कठिनाई आ रही? जी, जी महोदय।
जैसे मैं अनुवाद करती हूँ ना, तो मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ अपने ऊपर कि ये सही वाक्य की रचना मैंने सही की है या नहीं की है। अब जैसे शुरू के जो वाक्य निर्माण करती हूँ, वो तो मुझे ठीक लगता है, जैसे छोटे-छोटे वाक्य। पर जब 3-4 शब्दों का या 4-5 शब्दों का वाक्य की रचना हो जाती है, तो मैं मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि ये मैंने सही किया या नहीं किया। तो उस समय मुझे गुरु की आवश्यकता होती है और वो मेरे पास उस समय नहीं होता है कि मैं किससे पूछूँ। ठीक है, ठीक है। अभी आंशिक रूप से आपने अपनी समस्या रख दी और कौस्तुभ जी ने भी आंशिक रूप से अपनी समस्या रखी है। इनकी समस्या है टाइम नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस कक्षा में आपको टाइम देने वाले हैं और आपको लाभ होगा। पहले तो कौस्तुभ जी की समस्या का समाधान कक्षा में हो जाएगा। दूसरा, निश्चला जी कह रहे हैं कि आपको आत्मविश्वास नहीं है। हो सकता है ज्ञान हो सकता है ठीक भी हो, परंतु कन्फर्म करना है कि ये ठीक है या नहीं है, और ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है, और ठीक है तो किस कारण से है। बहुत अच्छा प्रश्न था। और कौस्तुभ, आपकी भी समस्या बहुत अच्छी है, अभ्यास की कमी। तो निश्चित रूप से दोनों ही कार्यों को करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अभ्यास करते हैं तो आत्मविश्वास आता है, और जब आत्मविश्वास आता है तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं। तो अब इन दोनों समस्याओं के पीछे एक और समस्या है, उसका मैं आप सबको परिचय देता हूँ। जब हमने शास्त्र का क्रमबद्ध रीति से अध्ययन नहीं किया हो, ऐसी अवस्था में ना तो हम अभ्यास कर पाते हैं, ना हम आत्मविश्वास की प्राप्ति करते हैं। मतलब यदि हमें एक मार्ग प्राप्त नहीं है, सही मार्ग, यद्यपि सही मार्ग हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर विद्यालय, हर गुरुकुल या अन्य किसी संस्कृत केंद्र में उपलब्ध है, परंतु हम उस केंद्र के साथ, उस शिक्षण केंद्र के साथ कितने जुड़ पाए, या उस शिक्षण केंद्र ने हमें कितने प्रतिशत में जोड़ करके रखा, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अभ्यास कितना हो पाया है। इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कितना आत्मविश्वास बन पाया है, कितने हम स्वावलंबी बन गए हैं, कितने स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्र शब्द का उच्चारण करके मुझे स्वतंत्रता दिवस का स्मरण आ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। संस्कृत भाषा वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है, और इस कक्षा के माध्यम से हम आपको वास्तविक स्वतंत्रता, वह चाहे अनुवाद से संबंधित हो या संस्कृत में निर्धारित अन्य विषयों से संबंधित हो, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो क्रमबद्ध रीति या फिर एक उपयुक्त मार्ग, और उस मार्ग में चलने के लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शक की आवश्यकता हमें इस प्रकार की कक्षाओं में या फिर जो एडिशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें जाने के लिए मजबूर कर देता है। यद्यपि सभी महाविद्यालयों में अच्छे गुरु, सभी विद्यालयों में भी अच्छे गुरु हैं, परंतु कहीं न कहीं कुछ कमी है, या किसी को कुछ अभाव रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए ऐसी कक्षाएँ जॉइन करनी पड़ती हैं, शुरू करनी पड़ती हैं। और इसी उद्देश्य से हम भी इस प्रकार की कक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ अभावग्रस्त, या जो भी लोग अभावग्रस्त हैं, या किसी को कोई अभाव हो तो उसको पूरा कर सकें। तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद, इस पुस्तक की भूमिका की। इस पुस्तक की भूमिका आप सबने पढ़ ली है। कौस्तुभ जी, पढ़ ली है? नहीं पढ़ी है तो बोल देंगे नहीं पढ़ी है, और पढ़ ली हो तो बता देंगे। हम यहाँ शब्दशः भी पढ़ा देंगे और सारांश रूप में भी बता देंगे। बोलिए। सर, जो आत्मनिवेदन है वो?
क्या फिर से बोलेंगे? आत्मनिवेदन करके एक कॉलम है, पुस्तक आत्मनिवेदन, ठीक है, हाँ जी। पुस्तक लेखन का उद्देश्य, पुस्तक की शैली, हाँ शब्दकोश जी। के कैसे कैसे वो ऐसे सजाया है पुस्तक और किस लिए। हाँ जी। और जो इस संस्करण है, अष्टादश संस्करण है, जी। उसके भूमिका भी लिखे है कि कैसे कैसे विद्यार्थियों के लिए और ये उपयोगी कैसे उपयोगी रहेगा सबके लिए। ठीक है, ठीक है। तो इस और भूमिका में, आत्मनिवेदन में कोई अंश समझ नहीं आया हो, कोई भी अंश समझ में नहीं आया हो, क्योंकि यह जो भूमिका है, यह पुस्तक है, संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में नियामक होगी, कंट्रोलिंग फैक्टर होगा। तो इसलिए यदि ये क्लियर नहीं है तो पुस्तक पढ़ने में बहुत कठिनाई होने वाली है। तो अगर कहीं कोई समस्या है तो बता देंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कौस्तुभ जी। और सभी ने यह ध्यान रखना है कि जो हमारी वास्तविकता है हम उसी को बताएं। मान लिया नहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ेंगे या फिर साथ में पढ़ लिया जाएगा। और ऐसा नहीं करना है कि अभी पढ़ा नहीं है और ये कह दिया हाँ मैंने देख लिया था, मैंने पढ़ लिया था। इससे आप में कुछ कमी रह जाएगी, वह पूरी कभी नहीं हो पाएगी। और यदि वास्तविकता बता दी कि मुझे इतना आता है, ये है और नहीं पढ़ा है, तो वह समय के साथ साथ उसको पूरा किया जा सकेगा। तो इसलिए आपने इस बात का सबने ध्यान रखना है। तो चलेंगे, बताएंगे कौस्तुभ जी अभी। और भूमिका मात्र में कोई समस्या हो तो बोलेंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो बता दें नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो क्लियर है, ठीक है, ओके। शब्दशः पढ़ना जरूरी है, एक एक शब्द पढ़ना जरूरी है। हाँ जी कौस्तुभ जी, पढ़ लिया है? से पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ऐसे अच्छे से नहीं। ठीक है। निश्चला जी, आपने पढ़ लिया है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, भूमिका आत्मनिवेदन जी पूर्णतया? जी, मैंने पढ़ा था इसे, पूर्णतया पढ़ा भी था और इसके अनुवाद की जो अभ्यास है वो भी करने की कोशिश की थी। ठीक है। तो अभ्यास जब आपने करना शुरू किया तो उसमें तो कुछ सरलता से आपने कर लिए होंगे। जहां पर आपको कठिनाई आई, जिस अभ्यास में आपको कठिनाई आई, वहां थोड़ा सा आप अपनी समस्या को बताएंगे। सबसे प्रथम वाक्य जहां आप आत्मविश्वास के साथ अनुवाद नहीं कर पाए। जी। महोदय, आपकी ध्वनि ना बीच-बीच में कट-कट के आ रही है, थोड़ी-सी स्पष्टता नहीं आ रही है कि। अच्छा, मैं फिर बोलता हूँ। जी। आपने अनुवाद करना शुरू किया तो जी कुछ महोदय। वाक्यों के अनुवाद आपने आत्मविश्वास के साथ कर लिए होंगे और कुछ वाक्यों जी में महोदय। आपको आत्मविश्वास नहीं बना। तो जिन वाक्यों में जी। आपको आत्मविश्वास की कमी नजर आती है, लगता है मुझे ये कि ये गलत हो सकते हैं, तो उनमें से जो सबसे पहला वाक्य है आप उसको बताएंगे। जी महोदय। अभ्यास संख्या 1 में ही एक शब्द है, जैसे किम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? और मैं हाँ यहाँ जी। एक द्विवचन में इसी अभ्यास में आता है कि मैंने इसका अनुवाद अत्र किम भवति करके किया है और इसको बहुवचन में अत्र, मुझे नहीं समझ आया कि बहुवचन में इसको कैसे बदलना था। अभ्यास 5 नंबर का अभ्यास था कि इसमें कहा था कि क के 2 वाक्य क में
कि 2 के क वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। तो किम का बहुवचन क्या हो जाएगा फिर? किम तो अव्यय शब्द है ना? ठीक है। यहाँ मैं परेशान हो गई कि क और किम में थोड़ा-सा मुझे भेद समझ नहीं आया। फिर एक यहाँ पर समस्या आ रही थी। ठीक है। तो यहाँ और आप ये बताएँगे जी, जो ठीक है, अब इसको इस समस्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जी किम मोहित। शब्द शब्दकोश के कौन से भाग में दिया है? क भाग में दिया है, ख भाग में दिया है, ग भाग में दिया है अथवा घ भाग में दिया है? ये बताएँगे। जी, ये ग भाग में दिया है। ठीक है, इसके साथ अन्य कौन-कौन से शब्द दिए हैं? ये अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, किम। ठीक है। अब ये देखिए कि अ, संस्कृत बनाओ इस भाग में आप जिस वाक्य को पूछ रहे हैं उसकी संख्या क्या है? जी, उसकी संख्या है महोदय संख्या और भाग, क भाग है, ख भाग है। 9। मनुष्य कहाँ जाता है? वह कौन पढ़ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या क भाग हो का रहा है? 9 जी, क भाग का क भाग नव क भाग का नवम वाक्य है, संख्या नंबर 9 संख्या नंबर जी, 9। नवम वाक्य। अब जहाँ आपको इंस्ट्रक्शन मिली कि क भाग को बहुवचन में बदलो, ऐसा है? जी, क भाग को पूरे को बहुवचन में बदलना है, जी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। बहुवचन में भी। तो अब आपने अनुवाद क्या बनाया इसका? यहाँ क्या हो रहा है? मैंने यहाँ क्या हो रहा है का मैंने अनुवाद किया था, अत्र किम भवति। ठीक है। अब आप हिंदी में इसका अनुवाद क्या बनाएँगे? ये हमें पहले समझना है। जब तक हमें हिंदी में किसी अत बात को बोलने का पता नहीं चला तब तक हम संस्कृत में नहीं उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जी, तो अत्र यहाँ का क्या अर्थ हो रहा यहाँ है हुआ, वो बहुवचन किम में का अर्थ नहीं, वो संस्कृत में हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमें अभी देखना है कि जी, यहाँ क्या हो रहा है को हम द्विवचन में कैसे बहुवचन में बदलें? हिंदी में बदलना है। जी, अच्छा, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे तो बदलेंगे? यह यही तो समझ नहीं आ रहा था। ये थोड़ी समस्या लग रही है। अब हम इस समस्या को अन्य जी, छात्रों के साथ थोड़ा अभी यहाँ शेयर करेंगे। तो अन्य जी, छात्र-छात्राओं में कोई संबंध में कुछ बता सकता है या कोई अ, इस बात को आगे बढ़ा सकता है तो बताएँ अन्यथा फिर मैं इसको परिपूर्ण करूँगा। यहाँ क्या हो रहा है को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। बताइए कैसे बदलेंगे? हिंदी में केवल। हिंदी ही हमारे लिए समस्या हो गई। यहाँ पर गुरुजी जो है वो एक चीज को दर्शा रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई एक कार्य हो रहा है या फिर इसके अर्थ में कार्य के अर्थ में ले सकते सर उनको यहाँ पे ना। तो यहाँ पे सर हाँ, है और है में फर्क होता है। जैसे है तो है में एक वचन नहीं आएगा और जहाँ पे है जहाँ पे है आएगा वहां पर द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा हिंदी में। तो बनाओ बदलो द्विवचन में बदलो इसको। हिंदी में बदल दो द्विवचन में। हिंदी में बदल दोगे द्विवचन में तो बहुत खुशी होगी। निश्चित रूप से एक अच्छा हिंदी रास्ता में दो मिलेगा। बताइए। हिंदी में दो ही वचन हिंदी में गुरुजी दो ही वचन होते, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में बदल दो। बहुवचन में गुरुजी यहाँ पे आएगा जैसे मैम ने बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो गुरुजी अगर इसको हम बहुवचन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि अत्र किम भवन्ति, हो सकता है कुछ बहुत सारे कार्य चल रहे हो एक साथ। हिंदी में तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पे गुरुजी है की जगह पे है लग जाएगा, बाकी वाक्य सेम रहेगा। यहाँ क्या हो रहे हैं?
यहाँ क्या चल, इन्होंने हो रहा है वो है बोला ना, यहाँ क्या हो रहा है, अत्र किम भवति। फिर अगर गुरुजी इसको हिंदी में बताएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, तो इसमें गुरुजी बहुत सारी चीजें आ गई कि यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज हो रही जिसका हमें मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे क्या मतलब चल रहा आपके है, द्वारा वाक्य बोला गया, यहाँ क्या हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे और कोई इस समस्या में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, जल्दी से। बहुत अच्छी समस्या है, व्यावहारिक है, जल्दी से दिनेश जी गुरुजी क्या बोलेंगे आप? क्या तो वैसे सरल है लेकिन गंभीर भी है, क्योंकि हाँ क्या देखिए, अनुवाद बहुत आसान नहीं है। थोड़ी सी गंभीरता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सरलता से ले लेते हैं तो उसमें गंभीरता भी कुछ होती है। ठीक है, बताएंगे क्या हो सकता है, आप तो भी कुछ पीएचडी कर रहे हैं, होता है, बोलिए। सामान्य व्यवहार में कहीं भी कुछ कार्य हो रहा होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा है, भले ही वहां जितने कार्य हो रहे हो। हाँ तो ये एक व्यवहार है कि यहाँ क्या हो रहा है, अत्र किम भवति। और जब हमें क्रिया का पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, हम उससे अनजान हैं, है ना, तो हम पर एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, अत्र किम भवति। अत्र किम भवति। भवति। अब उन्होंने कहा कि वाक्य में इंस्ट्रक्शन मिली है, निर्देश मिला है, बहुवचन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? अब जैसे मान लो हम बहुवचन में बोलेंगे कि अत्र कानि भवन्ति। ठीक है, अब समस्या ये हो जाएगी, यदि हमने कहानी में बदल दिया इसको, तो प्रथम अभ्यास में किम शब्द अव्ययों के वर्गीकरण में रखा है, बिल्कुल। तो अव्ययों यहाँ के वर्गीकरण में रखा है, इसलिए उसका बहुवचन हम नहीं बना सकते प्रथम अभ्यास के में होने के कारण। आगे हम बाद में किम को कहानी में बदल देंगे, हाँ, परंतु अभी इन्होंने किम के कहानी सिखाया भी नहीं है प्रथम अभ्यास में, इसलिए अब हम इसको किम से कहानी में नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी ना, ये तो होगा भी नहीं कि यहाँ निश्चित क्या रूप हो से। रहे हैं, अब हम ऐसा। हमारे पास कौन सा अंश बचा जिसमें परिवर्तन संभव है? तो हम ये बोल सकते हैं अत्र किम किम भवन्ति या किम किम भव, तब भी नहीं होगा नया गुरुजी। शब्द जोड़े बिना, मतलब संभावना क्या है वाक्य की, ये देखनी है, अच्छा, संभावना। संभावना के आधार पर चलना है, क्या संभावना है वाक्य में। तो गुरुजी जैसे अत्र को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं आप, किम को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किसको परिवर्तित कर सकते हैं? क्रिया को भी कर सकते हैं। हाँ, क्रिया को कर सकते हैं, तो क्रिया में क्या परिवर्तन होगा दिनेश जी, आप नहीं बोलेंगे, यहाँ निश्चला आप बोलेंगे, आपकी समस्या है। अब आप इसमें अ, अनुवाद बनाइए, हो रहा है थोड़ा सा को मार्गदर्शन परिवर्तित मिल करना गया। पड़ेगा हमें। हाँ, क्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं, अत्र और किम को तो हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते, जी जी जी, क्रिया को कर सकते हैं। इसलिए क्रिया को कैसे परिवर्तित करेंगे, बताएंगे। समस्या हो रही है? निश्चला नहीं बोल पाएंगे तो हम दूसरे छात्रों का सहयोग ले सकते हैं। नहीं, द्विवचन में। हरिओम, आवाज आ रही है महोदय? नहीं समझ आ रहा हाँ, है। अरे नहीं आ रहा है, ठीक है, आप सुनेंगे, दिनेश जी जी बताएंगे। जी तो गुरुजी ये प्रारंभिक रचनानुवाद का प्रथम अध्याय पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर अस का प्रयोग भी होगा ना गुरुजी, अस भूवि धातु का। अस धातु अभी प्रथम अभ्यास में नहीं सिखाई है, जी भू धातु का ही प्रयोग करना बताया है। अत्र किम भवति ये अनुवाद बनाया है, यहाँ क्या हो रहा है का। अब इसमें क्रिया में परिवर्तन की संभावना है और निर्देश है पुस्तक का कि द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, कैसे बदलेंगे? थोड़ा तो फास्ट भी हो जाना है।
यहाँ पर किम रहने देंगे गुरुजी, हम भवंती का प्रयोग कर लेंगे फिर। पहले द्विवचन को बोलें। जी, पहले बोला कि अत्र किम भवन्ति, ऐसा। ये बहुवचन का हो गया, द्विवचन का बोलो। अत्र किम भवतः। हाँ ठीक है, आगे किम भवन्ति। और ठीक है, अत्र किम हाँ भवन्ति। जी ठीक है। यह बहुत अच्छा अनुवाद हो गया। यह अनुवाद पुस्तक के मार्गदर्शन के अनुसार, पुस्तक के निर्देशानुसार हुआ, केवल पुस्तक के जी निर्देशों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए। हो सकता है यह अनुवाद आपके व्यवहार में काम नहीं आए, परंतु अब आप सबने ये समझना है कि पुस्तक रचयिता, पुस्तक का लेखक इस अनुवाद को हमसे क्यों करवा रहा है। आप में से कोई छात्र जी या छात्रा इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है। मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर बोलता हूँ। यह जो मार्गदर्शन पुस्तक के लेखक कर रहे हैं, या यह जो निर्देश दे रहे हैं कि इस वाक्य को द्विवचन में बदलो, इस वाक्य को बहुवचन में बदलो, उनका ऐसा करने का कारण क्या है? कोई बता सकता है इसका कारण क्या है? कौस्तुभ से शुरू करते हैं, कौस्तुभ जी बताएंगे। जी सर। हाँ जी, मेरा प्रश्न समझे? सर, हाँ सर, मुझे लगता है कि वो जो वेरिएशन होते हैं, धातु कपिल देव जी ने ऐसे रखा है कि हम सीखे इसका कैसे कैसे और क्या क्या भाग हो सकता है एक ही सेंटेंस का। ठीक है, और दूसरा कोई? शशि आप बताएंगे। नाम हो गया इसके। ठीक है, मीनू आप बोलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, अत्र किम भवति, इसमें मेरा इस प्रश्न वाक्य समझे? में हमें हाँ, लेखक क्या सिखाना चाह रहे? हमें व्यवहार में कैसे लाना है शब्दों को। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ जैसे अत्र किम भवति, यहाँ क्या हो रहा है, अत्र किम भवतः। हाँ, तो ये तो एक अब ऐसा भवती, इसमें हाँ भवती से भवतः करवा करके लेखक हमें क्या करवाना चाह रहे हैं? मैं कौन सी योग्यता का संपादन करना चाह रहे हैं, कौन सी योग्यता को उत्पादित करना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, दिनेश आप बोलेंगे। गुरुजी, मैं थोड़ा आपकी बात को पूर्णतः समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है, लेखक महोदय ने पहले हमें अनुवाद करने को एक वाक्य दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, उसका अनुवाद करवाया, ठीक है। जी फिर कहा कि इस वाक्य को द्विवचन में भी बदलो, बहुवचन में भी बदलो। तो इस वाक्य को द्विवचन में बदलवा करके और बहुवचन में बदलवा करके लेखक महोदय हमें कौन सी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, कौन सी योग्यता बनाना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहते हैं कि धातु रूप याद करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि भवती के बाद द्विवचन में कौन सा रूप बनता है, यह पाठक को पूरी तरह से स्थिर हो जाए, इस बात का अभ्यास करवाना चाह रहे हैं। मतलब भवती, भवतः, भवंती, पहले तो इसको रटना है, इसको याद करना है, उसके बाद इसका प्रयोग
कैसे करना है, मतलब इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, प्रयोग बाद में करेंगे, अभी इसका प्रयोग हम सब के द्वारा सामान्य रूप से संभव नहीं होगा, परंतु जब हम इसके परिवर्तन को करने में संभव हो जाएंगे, 2-3 अभ्यास करने के बाद इन्हीं वाक्यों को हम प्रयोग करने में भी सफल हो जाएंगे। पहले परिवर्तन और बाद में प्रयोग। बिना परिवर्तन के प्रयोग संभव नहीं है। पहले हम अपना परिवर्तन करते हैं और उस परिवर्तन से हम सामाजिक स्थितियों का प्रयोग करते हैं, उस परिवर्तन का भी प्रयोग करते हैं। हमने परिवर्तन किया, अत्र किम भवति, अत्र किम भवतः, अत्र किम भवन्ति, इतना कर दिया, हमने सीख लिया कि भवतः का प्रयोग या भवति से भवतः में कैसे बदलना है, भवन्ति में कैसे बदलना है, इतना हमने सीख लिया। अब आपकी समस्या का समाधान हो गया निश्चला जी कि यहाँ किम से कानी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह अव्यय है। प्रथम अभ्यास के मार्गदर्शन के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार हम किम को कानी में बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अव्ययों के वर्गीकरण में पाए जाने वाला शब्द है। बाद में जब हम रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से किम से हम कानी कर डालेंगे, और अत्र को भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अत्र एक वचन में ही होता है, या फिर उसको हम, हाँ, आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि भाई जैसे मैंने कह दिया कि अत्र एक वचन में होता है, नहीं, निश्चित रूप से जब अव्यय है अत्र, तो फिर हमारे मन में एक वचन की अवधारणा इन दोनों ही शब्दों के विषय में नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में इन दोनों ही शब्दों के विषय में, मतलब अत्र के विषय में भी और किम के विषय में भी हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि किम का मतलब एक वचन है, क्योंकि यह अव्यय है, और यदि अव्यय है तो वह पहले ही द्विवचन का अर्थ लेकर भी चल रहा है, बहुवचन का अर्थ लेकर भी चल रहा है। वैसे ही अत्र भी बहुवचन, एक वचन और द्विवचन, तीनों ही वचनों का अर्थ लेकर चलते हुए होने के कारण हम उसके बारे में किसी एक वचन मात्र की अवधारणा या आइडिया नहीं बना सकते हैं। और ऐसी जब हमारी अवधारणा होगी कि ठीक है, अत्र किसी भी वचन में प्रयुक्त हो सकता है, किसी भी वचन के साथ प्रयुक्त हो सकता है, किम भी किसी भी वचन के साथ प्रयुक्त हो सकता है, तो फिर हम जब भवति से भवतः में परिवर्तन करेंगे तो हमारे मन में यह संशय नहीं रहेगा कि यह भवतः कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि किम में द्विवचन भी निहित है, अत्र में द्विवचन भी स्वयं ही निहित है। इन बातों का परिचय भी हम प्राप्त करेंगे जब हम शास्त्र की दृष्टि से अव्यय प्रकरण को पढ़ेंगे। पर अभी हम सामान्य तौर पर, सामान्य रूप में इतना बता देना उचित समझते हैं कि जब हम भवति से भवतः में परिवर्तन करेंगे तो वचन की अवधारणा या वचन की कल्पना हमें भवति से भवतः में और भवतः से भवन्ति में परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं डाल सकती है। मुझे लगता है निश्चला जी का प्रश्न कुछ स्पष्ट हो चुका होगा या उसका समाधान हो चुका होगा, बताएंगे निश्चला जी। जी महोदय, जी महोदय, स्पष्टता हो गई? स्पष्टता हो गई है। अब आपको एक मैं काम दूंगा कि जो स्पष्टता आपको कक्षा के माध्यम से हुई है, इसको आपने लिखना है। जी, हिंदी में ही लिखना है। जो जो बातें बताई, जो जो हमने प्रयोग किए, जो जो स्पष्टताएं दी, उन सबको लिखना है। क्यों लिखना है? अगर आप लिखेंगे तो आप और अधिक स्पष्ट हो पाएंगे, और बाद में जब हम अव्यय प्रकरण को शास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो भी आप फिर उसमें और बहुत सारी बातें जोड़ पाएंगे, और ऐसा करते हुए आप अपने लिए एक अच्छा अ, अनुवाद का एक मार्ग बना देंगे। तो उसको आपने लिखना है। मैं देशराज जी से एक निवेदन है मेरा कि वे इस प्रकार की स्पष्टताओं को लिखवाने के लिए कोई लिंक दे दें, या फिर कोई जो भी डॉक फाइल वगैरह देनी है उसमें यदि लिखा जाए तो फिर हम अनुवाद को और अधिक स्पष्टता के साथ आगे समझ पाएंगे। तो उसके लिए देशराज जी कुछ व्यवस्था आप कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ मैं एक और बात बता देना चाहता गुरुजी, हूँ। हाँ जी,
एक प्रश्न और था, जैसे ग भाग में अव्यय लिखा है और या फिर क्रिया विशेषण लिखा है, तो हाँ क्या जी, क्रिया विशेषण भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को लेकर के चलता है? ठीक है। अव्यय का मतलब ही यह क्रिया विशेषण है। कुछ लोगों को अव्यय का, जी, ठीक है। हाँ, अव्यय के बारे में ये पता होता है कि यह क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि मतलब क्या है क्रिया विशेषण यहाँ कहने का। जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो शब्दों की स्पष्टता पूरी तरह हो जाती है और हो भी जानी चाहिए। तो अब जब हम बात करेंगे क्रिया के विशेषण की, सामान्य रूप से शब्द ही कह रहा है कि यह क्रिया का विशेषण है, तो जब हम क्रिया का विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? जैसे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भई विशेषण किस-किस के हो सकते हैं पहले। विशेषण किसका होता है सामान्य रूप से? संज्ञा का विशेषण होता है। तो संज्ञा का विशेषण, जैसी संज्ञा होगी विशेषण भी वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसी क्रिया होगी विशेषण भी उसका वैसा ही हो जाएगा। तो क्रिया का स्वरूप क्या है ये हमें अब चेक करना है। इस बात को समझ करके निर्णय होगा कि क्रिया विशेषण का स्वरूप क्या होगा। तो कोई बता सकता है कि क्रिया का स्वरूप क्या है? किसी कर्ता के द्वारा कार्य का करना। ठीक है। और क्रिया का स्वरूप मतलब क्रिया के बारे में एक डिफाइनिंग वर्ड्स बोलने हो तो क्या है? एक्शन वर्ड्स जो हम कार्य करते हैं। ठीक है। और कोई? गुरुजी, जब हम किसी कर्म को अथवा फल को प्राप्त करने के लिए उसके लिए हम व्यापार करते हैं, वो क्रिया है। क्रिया पर ठीक है, फल और व्यापार दोनों आश्रित रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और और कोई? कौस्तुभ जी, मीनू जी? नहीं, कोई बात नहीं। तो क्रिया के बारे में कहा कि कर्ता के द्वारा जब कुछ किया जाता है तो क्रिया होती है या क्रिया की जाती है निश्चित रूप से, या किसी कर्म को करने के लिए जब हम कुछ भी करते हैं तो वह क्रिया होती है। मतलब करने को क्रिया कहते हैं, जो कुछ किया जाता है वह क्रिया है। तो अब जब हम इस अवस्था में हैं कि जब कुछ किया जाता है, क्या किया जाता है इस बात की जानकारी नहीं है। जैसे हमने कहा अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम कुत्र गच्छामि, इस कुत्र को लाए बिना आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आपने कहा अहम गच्छामि, मैंने कहा हम गच्छामि, सामने वाला पूछता है भवान कुत्र गच्छति। आप हमें कुत्र को लाए बिना प्रश्न बना करके दिखा सकते हैं? नहीं दिखाया जा सकता है। और इस वाक्य में अहम गच्छामि वाले वाक्य में या अहम गच्छामि इस वाक्य में गच्छामि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण यद्यपि अहम है, परंतु अहम के लिए अगर कोई प्रथम अवस्था में महत्वपूर्ण है तो वह गच्छामि है और वह क्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्रिया। तो उस क्रिया के बारे में यदि दूसरा व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है तो वह कौन सा शब्द लाएगा? या तो जैसे कहा अहम गच्छामि, तो गच्छामि के संबंध में उत्तर आएगा। कोई बता सकता है क्या उत्तर आएगा या क्या शब्द जुड़ेगा? बोल दिया था मैंने। अव्यय कुत्र
कुत्र शब्द आएगा जो अव्यय या क्रिया विशेषण होगा? हाँ, अभी हम क्रिया विशेषण को नहीं समझ रहे। हम सामान्य रूप जी, से जाने कि भाई अभी हम हम अभी प्रश्न अव्यय है ना, इस जी, अव्यय को ले आए, ठीक है। जब इस अव्यय को हम ले आए, कुत्र को ले आए, तो वह किसके लिए लाए? क्रिया के बारे में क्रिया, समझने के लिए। हाँ, तो जब भी जी, हम किसी शब्द के बारे में कुछ समझते हैं, जिस शब्द के द्वारा, वह विशेषण होता है। जो भी शब्द दूसरे शब्द को समझाने का कार्य करता है, वह विशेषण होता है। हम ये समझते हैं कि दूसरे शब्द की विशेषता को प्रकट करने वाला या विशेष्य की विशेषता को प्रकट करने वाला, संज्ञा की विशेषता को प्रकट करने वाला कौन होता है? विशेषण। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विशेषता को अगर हमें नहीं कहना हो, कि दूसरे शब्द के बारे में कुछ बताने वाला विशेषण होता है। तो क्रिया के बारे में बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है? जी, और वह क्रिया विशेषण अव्यय ही होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं, क्योंकि ये कक्षा अभी हम रविवार तक ही सीमित रखेंगे। उसके बाद अगर आवश्यकता लगेगी तो उसको बढ़ाएँगे, अन्यथा रविवार को ही कक्षा किया करेंगे। इसके बारे में भी आप सबसे निर्णय भी ले लेंगे, पूछ भी लेंगे, पर अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर मिलेंगे, थोड़ी-सी बात करके और कक्षा को बाद में समाप्त कर देंगे। तो हमारी बात पूरी हो चुकी थी। हम अत्र किम भवति, किम भवतः, किम भवन्ति, इस प्रकार का अनुवाद करके, उसको समझ करके उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब वह चर्चा परिपूर्ण हो चुकी है। उसमें कोई संशय हो तो बताएँगे। नहीं महोदय, मुझे तो नहीं है। ठीक है। अब दिनेश जी, जी गुरुजी। कोई संशय हो तो पूछेंगे। नहीं गुरुजी, संशय तो नहीं है। ठीक है। और कोई समस्या हो तो बताएँगे। प्रथम अभ्यास में और कोई समस्या? मैं पूछ सकती हूँ महोदय? बिल्कुल, आप पूछेंगे। महोदय, एक शब्द है एतत् और एक शब्द है इदम्। हाँ, इन दोनों का अर्थ यह होता है ठीक है, और दोनों ही नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कैसे करते हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। परंतु यह प्रश्न प्रथम अभ्यास का नहीं है। जी, यह प्रथम अभ्यास प्रश्न करनी है, हाँ, परंतु शायद मैंने कुछ बना रही थी तो मुझे इसका संशय आया था, तब मैंने ठीक पूछा। ठीक है। यह जो समस्या है, यह बृहदनुवाद चंद्रिका की है। और बृहदनुवाद चंद्रिका में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदोरूपम्। इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदोरूपम्। और इसके आगे है समीपतरवर्ति चैतदोरूपम्। मतलब इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदोरूपम्। मतलब कि जो इदम शब्द है वह सन्निकृष्टम, सन्निकृष्टम अत्यंत निकट के लिए हम प्रयोग करते हैं। इदम
जो हमारे बहुत ही नजदीक है। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, और जो थोड़ा दूरी पर है, समीप है पर बहुत समीप नहीं है। सन्निकृष्टम, इदम, इदम सन्निकृष्ट है। समीपतर, समीप है पर थोड़ा सा दूरी बनाकर है, वह एतत्। और उसके बाद है अधः, तीसरा शब्द आता है इसी विषय में, अधः। अधः जो सामने है, और तदिति परोक्ष विजानीयात, जो तत् शब्द है उसका हम परोक्ष के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सह और अधः में क्या फर्क है। अधः वैसे ही है जैसे हमारे सामने है बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं तत् की या सह की या सा की, वह बहुत दूर, काफी दूर। यद्यपि अधः भी सह ही होता है, अधः भी तत् ही होता है, परंतु परोक्ष की तरह जब कोई वस्तु विद्यमान होती है तब हम उसको तत् कहते हैं, और हमारे बिल्कुल साक्षात सामने हो, स्पष्ट हो चुकी हो, तो उसको हम अधः कहते हैं। वैसे ही इदम का प्रयोग हम सन्निकृष्टता को बताने के लिए करते हैं। सन्निकृष्टम, तो सन्निकर्ष तो आप सब समझते ही हैं। सन्निकर्ष अत्यंत निकटता को कहते हैं। इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ में जब सन्निकर्ष होता है, उनमें संयोग हो जाता है, तो यहां से हम सन्निकर्ष शब्द का अर्थ समझते हैं। और सन्निकृष्टता, अत्यंत जब संयोग की तरह कोई वस्तु हमारे पास हो तब हम उसको इदम कहेंगे, और जब वह निकट हो पर थोड़ी दूरी पर हो उसको हम एतत् कहेंगे। इस प्रकार से विवेक इदम और एतत् शब्द का हम करते हैं। जी महोदय। ठीक है, जी। सम्यक अस्ति। इस श्लोक को आप भी याद कर लीजिएगा, इसको बृहद अनुवाद चंद्रिका में आपने, अभी इसका दूसरा अंश मुझे अभी स्मरण नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जब अभ्यास करेंगे, पढ़ाएंगे हम, तो वो भी आ जाएगा। इदमस्तु जी, मैं इसे खोजिएगा इसको। अध्ययन करूँ। जी। इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ति चैतदो रूपम। तो अधः का जो, अधः वाला जो पाद है वो नहीं अभी उठ रहा है, कोई बात नहीं, तो उसको बाद में हम देख लेंगे। तो अभी हम प्रथम अभ्यास की बात कर रहे थे। हमें बहुत ही सामान्य अवस्था से विशेष अवस्था में पहुंचना है, इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। और बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं आपने, निश्चला अच्छा अध्ययन किया है। बस उसमें थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता है, जो कि शास्त्र का अध्ययन करके उसकी चर्चा करने के बाद ही प्राप्त होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सभी लाभ आप सबको प्राप्त हो पाए। तो अब हम फिर से एक बार प्रथम अभ्यास की बात करेंगे। क्यों मैं इतना इस प्रथम अभ्यास के विषय में बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसका कारण है कि जो कुछ हम अध्ययन करें, अभी हम, हमारे कुछ प्रतिभागी चले गए हैं, कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ अटेंडेंस का भी रोल रखेंगे। अटेंडेंस होना जरूरी है। तो कौस्तुभ जी आ गए हैं। हम सभी ने निश्चित रूप से निरंतर कक्षा करनी है। यदि कभी अनुपस्थिति एक प्रतिभागी की ना हो तो कक्षा किसी की भी नहीं होगी। इस प्रकार से हमें उपस्थिति के ऊपर अडिग रहना होगा, स्थिर रहना होगा। परंतु ये नहीं कि अब उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है तो अब घर के काम नहीं करने हैं, या और दूसरी जगह हमें कार्य है तो वह नहीं करना है। यह सब होगा, परंतु आवश्यकता है सामूहिकता की। यदि एक प्रतिभागी कक्षा में नहीं आ रहा है तो उसके लिए 5 छात्रों की, 5 प्रतिभागियों की, हम सब की कक्षा का हनन होगा, या हम सब की कक्षा
हम सबको भी कक्षा छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आप कक्षा से अनुपस्थित रहें आगे, तो सोच समझ करके, बता करके श्री वत्स देशराज जी को बता देंगे कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, तब मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगी, तो फिर किसी की भी कक्षा नहीं होगी। तो इतनी अधिक अडिगता की या स्थिरता की ये स्थिति क्यों बना रहे हैं हम? इसका कारण है। जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा एक-एक स्टेप, एक-एक कक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कक्षा और इसके अभ्यास, इसमें की हुई चर्चा, एक-एक बात को हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, परंतु ये सब बातें आप लिखेंगे। अगर कोई गलत बात बता दी गई है, तो उसको रिवाइज़ किया जाएगा, परंतु कोई भी अनावश्यक बात और अनपेक्षित और गलत बात ऐड नहीं हो पाएँगी। इतना ज़्यादा हम ध्यान रखने वाले हैं, तो अब जब हम इतना महत्व दे रहे हैं कक्षा को, तो प्रतिभागी को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। एक प्रतिभागी के लिए संपूर्ण कक्षा को रोकना, यह सब करना होगा। और इसके बाद जब हम इस कड़ी को और आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा प्रारंभिक रचना, अनुवाद, कौमुदी में आगे और बढ़ जाएँगे, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कक्षा निरंतर है और इसके माध्यम से फिर इस कक्षा के पाठ्यक्रम को सर्टिफ़िकेट के रूप में परिवर्तित करना, इस कक्षा का उद्देश्य। सर्टिफ़िकेट के बाद दूसरा सर्टिफ़िकेट बनाना, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक-एक पुस्तक के लिए सर्टिफ़िशियल सिलेबस तैयार किया जाएगा। मतलब वो यह पुस्तकें सिलेबस के अंतर्गत निहित रहेंगी और यूजीसी के द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त करके कल को यदि आपको जॉब की ज़रूरत है, नौकरी करने की ज़रूरत है, तो इस कक्षा के माध्यम से आप वह भी प्राप्त कर पाएँगे। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि यह कक्षा प्रारंभिक अनुवाद से शुरू होकर के संस्कृत की अंतिम अवस्था तक जाए और आप सभी उसका लाभ प्राप्त करें। उसमें हम हायर एजुकेशन डायरेक्टोरेट को इन्वॉल्व करेंगे, यूजीसी और नेक को इन्वॉल्व करेंगे और कुछ बाद में अन्य प्राध्यापकों को भी इन्वॉल्व करके इसका पूरे का पूरा पैनल तैयार करके जो भी इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगा, उसको सर्टिफिशियल बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, परंतु जॉब से संबंधित बेनिफिट्स भी मिलेंगे। विशेषता यह रहेगी इस पाठ्यक्रम की और सर्टिफ़िकेट की कि यदि आपको सर्टिफ़िकेट मिल गया है, तो आप उस सर्टिफ़िकेट के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रयोग में बनाए रखेंगे। यदि उसका प्रयोग आप भूल जाते हैं, तो वह सर्टिफ़िकेट किसी भी काम का नहीं बचता है। इस प्रकार की एक अनिवार्यता भी रहेगी, तो इसलिए हर स्टेप को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर अभ्यास को बनाए रखना ज़रूरी है। जो यहाँ एक बार पढ़ लिया, उसको लिखना ज़रूरी है, लिखने के बाद दूसरों को पढ़ाना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं कि इस कक्षा में ही पढ़ाया जाए, आप इस कक्षा से भिन्न स्थान में भी पढ़ा सकते हैं, परंतु आपको वह योग्यता परिपूर्ण करनी होगी। जब उस योग्यता को परिपूर्ण कर लेंगे, तो वह उद्योग से संबंधित, आजीविका से संबंधित एवं प्रमाण पत्र से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो कि एनईपी 2020 के मार्गदर्शन के अनुसार भी अत्यंत उपयुक्त है। उस मार्गदर्शन के अनुसार यह कक्षा बिल्कुल सटीक बैठेगी, जो भी हमारा यह एक मार्गदर्शन है, वह एनईपी 2020 के अनुसार ही होने वाला है। तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान रखते हुए हर बात को ध्यान में रख के एक स्टेप बाय स्टेप करना है। तो प्रथम अभ्यास में अगर कोई कमी आपको नज़र आती है, तो आप बता सकते हैं, अन्यथा उसका आप प्रतिदिन आवर्तन करें। उसको रोज़ रटें, किसी को पढ़ाएँ, तो फिर वह आपके लिए एक परिपूर्णतादायक अध्याय हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रथम अभ्यास में ही और कुछ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगामी जो कक्षा होने वाली है हमारी,
अगले रविवार को, उसके लिए कुछ बातें बता देते हैं। प्रथम 5 अभ्यासों को पढ़ करके आना है। भूमिका को भी पढ़ना है, भूमिका में आने वाली कठिनाइयों और प्रथम आने वाली कठिनाइयों की चर्चा करनी है। ठीक है? जी सर। मुझे लगता है 1 हफ्ते के लिए 5 अभ्यास बहुत हैं और उसको पढ़ करके आइएगा और उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, उसके बीच में अगर किसी को कठिनाई हो उसका अनुवाद बनाने में, तो उसमें फिर आपस में आप चर्चा कर सकते हैं। परंतु मैं आपसे कक्षा से पहले चर्चा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि आप उसमें अपनी ओर से पूर्ण कोशिश करें, आप कठिनाइयों को झेलें, कठिनाइयों का सामना करें। बाद में जब कठिनाइयों को सामना करने के बाद जब आप उसको परिपूर्ण करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसलिए उससे पहले मेरे द्वारा आपको बताना संभव नहीं होगा। हाँ, आप सब आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो 5 अभ्यास सुनिश्चित हो गए, प्रथम अभ्यास अभी हो ही गया है, पर फिर भी 1 से 5 अभ्यास करके आना है और उसको गूगल डॉक्स में व्यवस्थापित करवाना। देशराज जी, आप उसको देखना है, कैसे व्यवस्था होगी। हरिओम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी महोदय, हमें तो आ रही है। जी, देशराज जी? ठीक है। तो ये करवा देंगे। तो गूगल डॉक्स में उसको फिर टाइप भी कर लिया जाएगा, साथ-साथ आप टाइप भी करते रहेंगे, परंतु उसको रफ कॉपी में ज़रूर लिखना है। पहले उसको रफ कॉपी में लिखें, उसके बाद उसको टाइप करें और जब फिर कक्षा में चर्चा होगी तो उसका फिर संशोधित रूप भी आप सबके सामने आ जाएगा। और कुछ हो तो फिर पूछ लीजिए, अन्यथा हम कक्षा समाप्त करें। प्रारंभिक अनुवाद से संबंधित जो बड़ी समस्याएँ हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। दिनेश जी, कोई समस्या अनुवाद से संबंधित हो? नहीं गुरुजी, अभी नहीं। कौस्तुभ जी? सर मैंने करके अगर प्रॉब्लम कुछ आई तब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। निश्चला जी, और कोई समस्या? जी नहीं महोदय, ये जो समस्या थी मैंने किया था तो ये मेरी क्लियर हो गई है। अभी तो प्रथम अभ्यास में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है 5 अभ्यास सामान्य ही हैं, तो इनको आप करके आइएगा, फिर उसके बाद आगे फिर चर्चा करेंगे। जी महोदय, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। एक बार फिर से ओंकार की ध्वनि करेंगे और उन्हीं मंत्रों को फिर से बोल करके कक्षा को परिपूर्ण कर देंगे। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्। ब्रह्मणा प्रणवं कुर्यात्। दादावन्ते च सर्वदा। वन्दे च सर्वदा। स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वम्। श्रवत्य पूर्वं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते। परस्ताच्च विशीर्यते।
ओंकारश्चाथ शब्दश्च ओंकार शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा द्वावेतौ ब्रह्मणा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ गन्धर्वनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ तेन माङ्गलिकाः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्तिः। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगामी कक्षा में। तावत् पर्यन्तं शुभं मंगलम सर्वेषां। नमस्ते महोदय, शुभम।